अगर तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं तो बता मुझे कि तू मुझसे मेरी शक्तियां कैसे छीन रहा है। मैं तुझ पर वार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। युग काले साए को एकटक देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, कैसे मैं तुम्हारी शक्तियां ले रहा हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है। काला साया युग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तू झूठ बोल रहा है मुझसे। मुझे पता है कि तुझे सब पता है, बस तू मुझे बताना नहीं चाहता है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, कैसे मैं तुम्हारी शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शक्तियां खुद मेरे पास आना चाहती हैं। काला साया पलट कर कहता है, लगता है तू ऐसे कुछ नहीं बताने वाला। मुझे अच्छे से पता है मुझे तेरी जुबान कैसे खोलनी है। इतना कहकर काला साया अपने दूसरे हाथ की तरफ नजरें करने लग जाता है और देखते ही देखते काले साये का दूसरा हाथ एक तेज धारदार तलवार के रूप में बदल जाता है। उस तलवार को देखकर सिर्फ कछुए की जान हलक में नहीं आई थी, बल्कि युग की जान भी हलक में आ गई थी, क्योंकि उन दोनों ने ही अंदाजा लगा लिया था कि वो काला साया उस तलवार से क्या करने वाला था। काला साया फिर युग से पूछ पड़ता है, तो अब बता युग, क्या तुझे नहीं पता कि मेरे हाथ आगे बढ़ाते ही तू मुझसे मेरी शक्तियां कैसे छीन लेता है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। काला साया नाटक करते हुए कहता है, तुझे ये नहीं पता ना कि तू कैसे मेरी शक्तियां ले लेता है, तो फिर यही बता दे पहले मैं क्या काटूं। काला साया तलवार की पैनी नोक को कछुए के पैर के पास ले जाते हुए उस पर खरोच मारते हुए कहता है, पहले मैं तेरे दोस्त का पैर काटूं। कछुआ दर्द से कराहना शुरू कर देता है, क्योंकि काले साए ने कछुए के पैर में तलवार की नोक गड़ानी शुरू कर दी थी। कछुए के पैर से खून निकलने लग गया था। युग अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नम लहजे के साथ कहता है, देखो ऐसा मत करो, रुक जाओ, मेरे दोस्त को जाने दो यहाँ से। काला साया नाटक के साथ पलट कर कहता है, जाने दूंगा युग, पर पहले तू मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे। काला साया तलवार से कछुए के पैर घसीटते हुए ही कहता है, बताना पहले मैं क्या काटूं, पैर काटूं या फिर हाथ काटूं। इतना कहकर काला साया तलवार को कछुए के हाथ की तरफ ले जाता है और उसके हाथ पर तलवार की नोक से खरोचने लग जाता है। कछुआ और ज्यादा दर्द से कराहना शुरू कर देता है। उसके हाथों से भी खून की बूंदें निकलने लग जाती हैं, जो टप टप की आवाज करते हुए फर्श पर गिरने लग गई थी। अगले ही पल काला साया तलवार को सीधे कछुए की गर्दन पर रखते हुए कहता है, या फिर मैं सीधे इसका गला काट दूं। जैसे ही काला साया तलवार को कछुए की गर्दन पर रखता है, युग और कछुआ दोनों ही और ज्यादा घबरा जाते हैं। जहां एक तरफ कछुए ने और कसकस कर दर्द से कराहना शुरू कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ युग का दिल भी जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। काला साया फिर युग से बोल पड़ता है, युग, तूने अभी तक मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तू मेरे किसी सवाल का जवाब तो दे दे। बता ना पहले मैं क्या काटूं, तेरे दोस्त का पैर काटूं, हाथ काटूं या फिर सीधे गला काट दूं। युग समझ गया था कि वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले उस काले साए को मनाने की, पर वो काला साया उसकी बात नहीं मानने वाला और वो ऐसे ही कछुए को नहीं छोड़ने वाला। उसे कुछ करना ही होगा। युग भी नाटक करते हुए अपने कदम चुपके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, तू जानना चाहता है ना कि मैं तेरी शक्तियां कैसे लेता हूँ। मैं तुझे सब बताऊंगा, बस पहले तू मेरे दोस्त को जाने दे। काला साया हंसते हुए कहता है, तूने मुझे अपने दोस्तों की तरह मूर्ख समझा है क्या युग? ये कछुआई तो मेरे यहाँ से जाने की चाबी है, इसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। युग धीरे से अपना कदम आगे बढ़ाते हुए काले साए के पास जाने की कोशिश करने लग जाता है। काला साया युग की इस चालाकी को समझ लेता है और तब भी जानबूझकर नाटक के साथ कहता है, अब मुझे कुछ नहीं जानना युग, बस तू तो मुझे ये बता दे पहले मैं क्या काटूं। देख, अगर मैं तेरे इस दोस्त का पैर काटूंगा तो ये चल नहीं पाएगा, हाथ काटूंगा तो ये कुछ पकड़, और गला काटूंगा तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ, सीधे धुआं अपने अंदर समाहित कर पाता उससे पहले ही वो पूरा धुआं अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है।
जब युग को कमरे के अंदर मौजूद चीजें नजर आने लग जाती हैं तो वो देखता है कि कमरे के अंदर ना ही काला साया था और ना ही कछुआ। फर्श पर कछुए का ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। कछुए का खून देखकर उसे इतना गहरा सदमा लगता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार कछुए का तलवार से गला काटते हुए दृश्य आने लग जाता है। युग धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और फर्श पर ही जाकर बैठ जाता है। युग फर्श पर पड़े कछुए के खून को अपने दोनों हाथों से छूते हुए रोते हुए कहता है, कछुआ कछुआ कछुआ। युग रोते रोते ही अपने हाथ फर्श पर फेरने लग जाता है, जिससे उसके दोनों हाथ खून से सन जाते हैं। युग रोते हुए ही खुद से कहता है, मैं नहीं बचा पाया कछुए को, उसने मार दिया उसने कछुए को। युग अपने हाथ फर्श पर फेरते हुए रोते रहता है, जैसे सारी उसकी ही गलती हो। वो अपने आप को कसूरवार ठहराने लग जाता है। कमरे के अंदर युग के रोने की आवाज गूंजने लग जाती है। वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। युग कमरे में बैठकर रो ही रहा था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, पर युग का जरा सा भी ध्यान उन कदमों की आहट पर नहीं जाता है। वो बस फर्श पर बैठे रहता है, एकटक कछुए के खून को देखते रहता है। उस कमरे में कोई और नहीं बल्कि रज्जन आया था। जब रज्जन युग के खून से सने हुए हाथ देखता है तो एक पल के लिए वो भी हैरान रह जाता है। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ युग से पूछता है, ये किसकी आवाज थी? क्या किया तूने? किसे मारा तूने? बता। युग रज्जन के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है, बस फर्श पर फैले खून की तरफ देखते रहता है, जैसे वो किसी और ही सोच में खोया हुआ हो। रज्जन गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मुझे पता था, तू भी अपने बाप की तरह ही है एक भक्षानर। तू कभी नहीं बदल सकता। इससे पहले कि तू किसी और को मारे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा आज। युग अभी भी रज्जन की बातों का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। रज्जन युग को मारने के लिए अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी उसे कमरे में एक बड़ा सा डंडा नजर आता है। रज्जन उस डंडे को उठाता है और उससे युग के सिर पर वार करते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं भक्षानर की औलाद। इतना कहकर रज्जन अपनी पूरी जान से युग के सिर पर उस डंडे से वार कर देता है। जैसे ही वो डंडा युग के सिर पर पड़ता है, युग के सिर से खून बहने लग जाता है, पर वो जरा सा भी दर्द से कराहता नहीं है। वो तो अभी भी कछुए के गम में गमगीन था, अभी हुए हादसे की यादों में खोया हुआ था। उसके कानों में तो अभी भी कछुए की दर्द से कराहती हुई आवाज गूंज रही थी। रज्जन यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि युग के सिर पर लगातार उस डंडे से वार करते रहता है। वो तब तक युग को उस डंडे से मारते रहता है जब तक वो थक नहीं जाता है, लेकिन युग पर जरा सा भी उस डंडे की मार का असर नहीं हो रहा था। वो अपनी जगह पर से जरा सा भी हिला नहीं था। युग के हाथ पैरों से भी खून निकलने लग गया था। रज्जन डंडे को नीचे फेंकते हुए गुस्से के साथ कहता है, लगता है इस डंडे से कुछ नहीं होने वाला है। तू इंसान थोड़ी है जो इस डंडे की मार का तुझ पर कुछ असर होगा। तू भक्षानर जो बन गया है, तेरी मोटी चर्बी के साथ क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। रज्जन एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, बहुत दिनों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी शक्तियां मुझे वापस मिले और मैं तुम भक्षानरों से सबका बदला लूं। आज वो दिन आ गया है, मैं तुझे नहीं बख्शने वाला। इतना कहकर रज्जन अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेता है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युग को मारने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग कर रहा हो। देखते ही देखते रज्जन के दोनों हाथों के बीच में सुनहरे रंग की गोल चीज चमकने लग जाती है, जैसे वो उसकी सुनहरी शक्तियों का कांटेदार गुच्छा हो, जिससे वो युग पर वार करने वाला था। उस गोल चीज के बाहर सुनहरे नुकीले कांटे उभरे हुए थे। रज्जन युग को देखते हुए फिर बोल पड़ता है, तेरी जगह इस पृथ्वी लोक में नहीं है भक्षानर, नर्क में है, अब जा नर्क में। इतना कहकर रज्जन उस सुनहरे कांटेदार गोल गुच्छे को युग की तरफ फेंक देता है। वो सुनहरे रंग का कांटेदार गुच्छा हवा में उड़ते हुए युग के पास जाने लग जाता है। वो सुनहरा गुच्छा युग के चेहरे पर पड़ता उससे पहले ही एक सफेद रोशनी आती है जो उस सुनहरे गुच्छे से टकराती है और वो सुनहरा गुच्छा हवा में ही एकदम से नष्ट हो जाता है। ये देखकर रज्जन के होश उड़ जाते हैं। उसके समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया था, क्योंकि युग तो अपनी जगह पर बैठा ही हुआ था। जिस तरफ से वो सफेद रोशनी आ रही थी उस तरफ रज्जन जब अपनी नजरें करता है तो देखता है कि वहां पर यामिनी खड़ी हुई थी। उसी के हाथ से सफेद रोशनी निकल रही थी। उसी ने रज्जन के द्वारा बनाए हुए सुनहरे कांटेदार गुच्छे को चुटकियों में नष्ट कर दिया था। यामिनी रज्जन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपकी हिम्मत कैसे हुई दैवीय शक्ति से मेरे युग बाबू को मारने की? आप जानते हैं ना, अगर ये दैवीय शक्तियां युग बाबू को छू लेती तो क्या होता? रज्जन घबराते हुए कहता है, मुझे ये करना पड़ा यामिनी बेटी, इस भक्षानर युग के कारण। तुम जानती हो इसने क्या किया? यामिनी रज्जन की बातों पर जरा भी ध्यान ही नहीं देती है। उसने युग की तरफ भी नहीं देखा था। वो अपने ही मन के सवाल रज्जन से पूछ पड़ती है।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना, फिर आप यहाँ पर क्यों आए? रज्जन यामिनी को सब कुछ बताते हुए कहता है, मुझे पता है यामिनी बेटी, तुमने मुझे यहाँ पर आने से मना किया था, पर तुम ही बताओ मैं क्या करता। मैंने 1 महीने तक बहुत सोचा कि मैं तुम्हारे पास ना आऊं, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम खुद जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कामेश्वरी यक्षिणी को नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हें मनाने के लिए, पर जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसा तो मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। और जब मैं यहाँ इस कमरे में आया तो मैंने यहाँ इस भक्षानर युग को देखा, और ये यहाँ पर। रज्जन इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ग्रेवयार्ड कोठी के बाकी लोग, अभिमन्यु, डायना और पलक भी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं, कमरे के हालात देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और वो चीखने की आवाज किसकी थी? रज्जन तुरंत युग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो चीखने की आवाज तुम्हारे दोस्त की ही थी। इस युग ने मार दिया तुम्हारे दोस्त को। रज्जन की ये बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युग के हाथ खून से सने हुए थे, और वही चीज काफी थी युग को गुनहगार ठहराने के लिए। युग अभी भी खामोशी के साथ ही फर्श पर बैठा हुआ था। कछुए की मौत का इतना गहरा सदमा लगा था कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। सब युग को खूनी की नजरों से देखने लग गए थे। यामिनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और युग के पास जाकर उससे हिचकिचाते हुए पूछती है, ये खून खून किसका है युग बाबू? युग कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश रहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोल पड़ती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ युग बाबू, बोलिए ये खून किसका है? युग फर्श पर खून देखते हुए ही मायूसी के साथ कहता है, कछुआ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।